हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर थर्ड की, जिसकी क्लासेस आज से आपकी शुरू हो रही हैं। ठीक है, बीएड सेमेस्टर थर्ड में आपके दो ही पेपर होते हैं। ओके, आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो या आर्ट बैकग्राउंड से हो, आप सभी के सेम सब्जेक्ट रहेंगे और वो दो ही सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें पहला पेपर आपका होगा विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। दूसरा पेपर होगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी कि निर्देशन और परामर्श का। तो पहले हम विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन, जो कि आपका पेपर फर्स्ट है, इसको कवर करेंगे। ठीक है, ये आपकी क्लास 1 रहेगी, जिसमें हम टॉपिक वाइज थ्योरी ना पढ़ करके सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थ्योरी अगर आपको पढ़नी है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी क्लासेस क्रम में है, सीक्वेंस में है, आप उनको देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक को हमने छोड़ा नहीं है, पहले हमने कवर करा दिया है, आप चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। ये क्लास आपको डेली शाम को 4 बजे मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन कहता है कि देखिए, आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन। इसमें पूरे सब्जेक्ट में यही बात बताई गई है कि स्कूल में कैसे लीडरशिप की जाती है, क्लास टीचर का क्या रोल होता है, प्रबंधक का क्या रोल होता है, प्रशासक का क्या रोल होता है। एंड दूसरी बात की गई है मैनेजमेंट को लेकर के कि एक टीचर कैसे मैनेज करता है, प्रिंसिपल कैसे मैनेज करता है, जो प्रशासक है, प्रबंधक हैं, वो कैसे मैनेजमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें केवल नेतृत्व और मैनेजमेंट पर डिपेंड है और उसी को लेकर के पूरे सब्जेक्ट में बात हुई है। अब इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि नेतृत्व का अर्थ क्या है, क्योंकि नेतृत्व का अर्थ जब आप समझेंगे तभी आप जो आपका क्लास टीचर है उसका क्या, वो किस तरीके से लीडरशिप करता है, प्रिंसिपल किस तरीके से लीडरशिप करता है, उन सब चीज़ों को आप अलग अलग रूप में समझ पाएंगे। नेतृत्व का अर्थ एवं परिभाषा का उल्लेख कीजिए। यहां से क्वेश्चन आपको 110% मिलेगा, चाहे आपका शॉर्ट में मिले या लॉन्ग में मिले। ठीक है, ये बात लिखित ले लीजिए हमसे, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। नेतृत्व में क्या होता है? नेतृत्व को इंग्लिश में कहते हैं लीडरशिप। क्या कहते हैं? लीडरशिप। अगर आप हमारी क्लासेस में हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको खुद पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम आपका पूरा कोर्स कवर करा देंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं साथ में आपको याद हो जाएगा। नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। नेतृत्व में नेता अपने सहयोगियों के व्यवहार को परिवर्तित करता है, यानी कि जो नेता है उसके ग्रुप में जितने भी लोग हैं, नेता क्या करता है? उनके व्यवहार को परिवर्तित करने का प्रयास करता है या परिवर्तित करता है। नेता जिस डायरेक्शन में जा रहा है या अपने ग्रुप को जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में या जहां तक ले जाना चाहता है, उसके लिए उसके जो साथी हैं, सहयोगी हैं, हो सकता है कोई कहे कि हम नहीं जाएंगे या इस काम को नहीं करेंगे या ऐसा नहीं करेंगे, तो यहाँ पे नेता उनके व्यवहार को परिवर्तित करके अपने साथ ले जा करके और सही डायरेक्शन तक, सही लक्ष्य तक पहुंचता है। तो नेता क्या करता है? अपने साथियों के व्यवहार को परिवर्तित करता है। शाब्दिक दृष्टि से नेता शब्द का अर्थ होता है नियतेहा अनेन। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? नियतेहा अनेन, अर्थात जो दूसरों को ले जाने की क्षमता रखे। भाई, नेता क्या करता है? नेता का काम ही होता है आगे चलना। नेता का काम होता है आगे चलना, बाकी उनके सहयोगी, संगी, साथी तो सब पीछे चलते हैं, है ना। और तो नेता क्या करता है? जो दूसरों को ले जाने की क्षमता रखे, दूसरों को आगे तक ले जाने की क्षमता रखे, वही नेता है। इस प्रकार नेता वो व्यक्ति होता है जो स्वयं आदर्श रूप होकर, यानी कि खुद के अंदर, उसके अंदर सभ्यता होनी चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए, आदर्श व्यवहार करने वाला हो, है ना। आदर्श रूप होकर दूसरों को भी आदर्श की ओर ले जाए, सही, खुद भी सही रास्ते पर चले, दूसरों को भी सही रास्ते पर ले करके जाए, है ना। क्योंकि जो दूसरे सहयोगी साथी हैं वो क्या करते हैं? उसका अनुकरण करते हैं, उसके पग चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। जैसा हमारा नेता है, हम भी उसी तरीके के बनेंगे या हम भी उसी तरह से चलेंगे, उसके रास्ते पर चलेंगे। तो जब वो खुद आदर्श रूप होगा तभी उसके साथी भी आदर्श होंगे, सभ्य होंगे, सुसंस्कृत होंगे, है ना। नेता को अंग्रेजी में लीडर कहा जाता है। लीडर शब्द का अर्थ है जो अग्रसर करता है, जो अग्रसर करता है, यानी कि वन हु लीड्स, यानी कि जो रास्ता दिखाए। वन हु लीड्स का मतलब जो रास्ता दिखाए वही नेता है।
अतः लीडर शब्द भी मार्ग प्रदर्शक, नायक, अग्रसर करने वाला, नेता, नेतृत्व करने वाला आदि अर्थों को प्रकट करता है। लीडर शब्द का मतलब क्या होता है? मार्ग प्रदर्शक, जो रास्ता दिखाए, जो हम सबका नायक है, जो आगे आगे चलता है, अग्रसर करने वाला, हम सबको रास्ता दिखाने वाला, ठीक है, नेता या नेतृत्व करने वाला, इन सब अर्थों को प्रकट करता है। अतः जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए या जिसमें आदर्श व्यवहार की क्षमता हो, जो अच्छा व्यवहार करता हो, वही नेता कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इस प्रकार नेतृत्व एक प्रकार का व्यवहार है। यह व्यवहार अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को अधिकतर प्रभावित करता है, क्योंकि जो नेता होता है उसका प्रभाव पड़ता है उसके कर्मचारियों पर, उसके साथियों पर, और यह व्यवहार नेता में ही पाया जाता है। ओके, चलिए यहाँ पे चेस्टर बर्नार्ड की डेफिनेशन है। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, आप जो भी टॉपिक पढ़ें उस टॉपिक की 2 परिभाषाएं जरूर रट करके रखिएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में परिभाषाएं लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वह व्यक्तियों और उनकी क्रियाओं को संगठित प्रयास से, उनको यानी कि व्यक्तियों को और उनकी क्रियाओं को संगठित प्रयास से संबंधित कार्य करने में मार्गदर्शन करता है। कौन? जो नेता है। कुंटस एवं ओडोनेल की डेफिनेशन है कि नेतृत्व किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संदेश के द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता है। नेतृत्व क्या है? नेतृत्व की क्षमता, योग्यता सब में नहीं होती, सब में नहीं होती, कुछ ही व्यक्तियों में होती, नहीं तो हर व्यक्ति नेता ना बन जाए, है ना। तो नेतृत्व किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संदेश के द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित करने की एक योग्यता है। अपने संदेश से, अपनी बातों से, अपनी आदतों से, अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से हम अगर दूसरों को प्रभावित कर पा रहे हैं तो हमारे अंदर यह योग्यता है। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया कि आखिर नेतृत्व होता क्या है। यहां से क्वेश्चन लॉन्ग पूछे चाहे शॉर्ट पूछे, जिस हिसाब से पूछे उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। हालांकि आज की क्लास में हम लोग मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। शिक्षा में प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, यानी कि एजुकेशन में मैनेजमेंट का क्या रोल है, एजुकेशन में मैनेजमेंट का क्या रोल है, या प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट क्या है। देखिए, शिक्षा में प्रबंधन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मैनेजमेंट है, चाहे वो क्लास में टीचर के माध्यम से हो रहा हो मैनेजमेंट, या पूरे जो स्कूल का स्टाफ है, जो उसका हेड टीचर वो मैनेजमेंट कर रहा हो, प्रिंसिपल कर रहा हो, या एमडी कर रहा हो, जिसका भी मैनेजमेंट है, तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। शिक्षा में प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। नंबर 1 तो शिक्षा में प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का मतलब यहाँ पे यह है कि इसमें इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि शिक्षा के जो भी लक्ष्य निर्धारित हुए हैं वो प्राप्त हो सके। शिक्षा के जो भी लक्ष्य दिए गए हैं वो प्राप्त किए जा सके, है ना। या यूं कहें कि शिक्षा का प्रबंधन किसी लक्ष्य को पाने के लिए किया जाता है। जैसे हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएं, उनके अंदर अच्छा व्यवहार जागृत कर पाएं, बच्चों के अंदर नॉलेज को डेवलप कर पाएं, है ना, उनके सोचने समझने की क्षमता को डेवलप कर पाएं। यही मैनेजमेंट है, यही इसका उद्देश्य है, जिससे शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। शिक्षा में प्रबंधन क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। सर, ये सामाजिक प्रक्रिया कैसे है? देखिए भाई, शिक्षा में जो मैनेजमेंट है वो अकेले नहीं होता है, प्रबंधन अकेले नहीं होता। मैनेजमेंट में सब इंक्लूड हैं, जैसे आपके टीचर्स इंक्लूड हैं, बालक भी उसमें इंक्लूड है, पेरेंट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, और समाज के बाकी लोग मिलकर के काम करते हैं। सबका योगदान इसमें होता है, तभी एक मैनेजमेंट की प्रक्रिया सही से चल पाती है। क्योंकि अब आप कहेंगे सर इसमें पेरेंट्स कैसे इंक्लूड है? भाई, स्कूल का मैनेजमेंट है, स्कूल के रूल्स एंड नियम है। अब कोई बालक अगर उसके खिलाफ जा रहा है, ठीक है, टीचर्स से नहीं मान रहा है, तो पेरेंट्स को बताया जाता है। पेरेंट्स भी बच्चे को प्रेशर करते हैं, उसको डांटते हैं, समझाते हैं, तो फिर बच्चा लाइन पे आता है। तो यहाँ पे उनका भी रोल हो गया। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा में प्रबंधन मानवीय और भौतिक संसाधनों के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। मानवीय संसाधन जैसे आपके टीचर्स हो गए, बालक हो गए,
है ना, प्रिंसिपल हो गए, जितने भी वहाँ पे मानवीय लोग हैं, यानी कि जितने भी चाहे शिक्षक हों, छात्र हों, आपके चपरासी हो गए, सब लोग। भौतिक संसाधन का मतलब आपके स्कूल की बिल्डिंग हो गई, कॉपी किताबें हो गई, फर्नीचर हो गया, वो सारी चीजें, इनके सामूहिक प्रयास से ही मैनेजमेंट हो पाता है। स्कूल को चलाने के लिए सिर्फ लोग, शिक्षक और छात्र नहीं, बल्कि दूसरी चीजें, किताबें, कमरे और जो उपकरण हो गए, वो भी तो जरूरी होते हैं। सब इन सबको अच्छे से मिला करके काम करना ही प्रबंधन कहलाता है। शिक्षा में प्रबंधन सभी स्तरों के लिए आवश्यक है। सभी स्तरों का मतलब यहाँ पे हर स्तर पर जरूरी है। इसका मतलब है चाहे प्राथमिक स्कूल हो, कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, हर स्तर पर एक अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत होती है। बिना इसके शिक्षा व्यवस्था ठीक से नहीं चल सकती। इतनी बात क्लियर है। शिक्षा में प्रबंधन क्या है कि विशेष प्रक्रिया है, यही तो एक विशेष है। आपका मैनेजमेंट ठीक है, आपका प्रबंधन ठीक है, तो सारी क्रियाएं सुचारू रूप से चलेंगी, है ना। अब भाई इसमें विशेष प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि इसमें प्लान करना पड़ता है, प्लानिंग बनानी पड़ती है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लानिंग अलग होती है, क्लास के हिसाब से प्लानिंग अलग होती है, कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा, पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है, वो सब चीज़ें हो गई। सबको काम बांट दिया जाता है और निगरानी की जाती है, सुधार किया जाता है, ये सब चीज़ें हैं। शिक्षा में प्रबंधन की सफलता विद्यालय के विकास को गति देती है। वेरी गुड। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, यदि आपका मैनेजमेंट सफल है, तो आपका विद्यालय अच्छे से डेवलप हो पाएगा। कहते नहीं कि जैसे कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं, कुछ ऐसे स्कूल होते हैं, वहाँ पे मान लीजिए पहले कोई प्रिंसिपल था, ठीक है, विद्यालय बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया सब पढ़ाई होती थी, टीचर सब एकदम कहते एक्यूरेट होते थे। मान लीजिए वो प्रिंसिपल वहाँ से हट जाए, फिर कोई नया प्रिंसिपल आ गया, अब पता लगे कि स्कूल की सारी व्यवस्था बिगड़ गई है, कोई टीचर किसी की सुनता नहीं है, सब अपने मन की करते हैं, कोई कहीं भी पढ़ा रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है ना। बच्चे वो अपने मन से हुड़दंगी कर रहे हैं, अपने मन की कर रहे हैं, कोई क्लास में घूम रहा है, कोई फील्ड में घूम रहा है। तो पहले वाले प्रिंसिपल क्या थे, उनका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा था, बहुत मजबूत था, बहुत टाइट था। और अब जो प्रिंसिपल आए हैं, उनका मैनेजमेंट, उनके अंदर वो चीज नहीं है, वो योग्यता नहीं है, वो उस तरीके से मैनेजमेंट नहीं है उनके अंदर, है ना। तो ये प्रभाव आप लोगों ने भी देखा होगा स्कूलों में। इससे विकास यानी कि विकास को गति मिलती है। शिक्षा में प्रबंधन संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन की आवश्यकता यानी कि काम को सही तरीके से करने के लिए जो वहाँ पे लोग हैं या जो संसाधन है, उनको एक सिस्टम में जोड़ना जरूरी होता है। इसी को तो संगठन कहते हैं। शिक्षा में प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है भाई। कैसे? विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें नियम भी है, तरीके भी है, योजना भी बनती है, इसलिए साइंटिफिक हो गया। कला इसलिए है क्योंकि इसमें अनुभव भी इंक्लूड होते हैं, समझदारी भी चाहिए और सही डिसीजंस लेना जरूरी होता है, इसलिए ये कला भी है। तो प्यारे दोस्तों, आपने समझा कि शिक्षा में प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने इतना डीप समझा दिया आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप नोट्स लेना चाहें तो हमारे नोट्स भी अवेलेबल हैं, और उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9628182649। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके नोट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कराते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, हमारे नोट्स हमारी पीडीएफ्स मिलती हैं आपको व्हाट्सएप पे, जहां से आप उनको डाउनलोड करके कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। ध्यान रहे, हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जितना मटेरियल आपको यहाँ से दिया जाएगा वह पर्याप्त होगा आपके लिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए, शिक्षक एक कक्ष प्रबंधक के रूप में इस कथन पर अपने विचार प्रस्तुत किए। यानी कि यहाँ पे जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो क्लासरूम मैनेजर के रूप में है यहाँ पे। ठीक है, तो उसका क्या रोल होता है, किस तरीके से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है। सामान्य दृष्टि से शिक्षक का उत्तरदायित्व पाठ्य विषयों का शिक्षण होता है। भाई सामान्य रूप से देखा जाए तो टीचर का मुख्य काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना, जो भी सिलेबस है उसको पढ़ाना, उसको कवर करना। ठीक है, परंतु प्रत्येक शिक्षक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा के अंदर मेज, कुर्सी आदि व्यवस्थित है या नहीं।
भाई टीचर का मुख्य काम क्या होता है? बच्चों को पढ़ाना, उसके सिलेबस से रिलेटेड चीज़ों को बताना, लेकिन इसके साथ ही साथ टीचर को ये भी देखना चाहिए कि कक्षा में सब कुछ ठीक तरह से व्यवस्थित है या नहीं है। बच्चों के जैसे कि भाई सबसे बड़ी चीज़ फर्नीचर है, क्या सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से कुर्सी मेज पर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? ऐसा तो नहीं एक कुर्सी पर दो दो बच्चे बैठे हैं, ठीक है, एक टेबल पर तीन तीन चार चार बच्चों के बैग रखे हैं, बैठने की व्यवस्था ठीक से है नहीं, तो उससे भी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता, आप जो पढ़ा रहे बच्चा समझ नहीं पाएगा क्योंकि वो ठीक से बैठे ही नहीं है। तो यहाँ पे छात्रों के बैठने का आसन सही है कि नहीं है, ठीक से बैठे कि नहीं बैठे हैं, छात्रों का व्यवहार, आचरण और कक्षा नियंत्रण के नियम आदि उपयुक्त हैं अथवा नहीं है, यानी कि मेज कुर्सियां सही जगह पर हैं कि नहीं है, बच्चे अनुशासन में हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं आप सामने क्लास में पढ़ा रहे हो, पीछे वाले टेबल पर जो बैठे हैं वो टिफिन खोल के खाना खा रहे हैं, या आजकल के बच्चे साथ में फ़ोन लेकर के जाते हैं, ऐसा तो नहीं वो पीछे बैठ करके फ़ोन देख रहे हैं। वो चीज़ भी आपको देखनी है। कक्षा में शांति और अच्छा माहौल भी आपको देखना है, ठीक है। शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करते समय, जब टीचर क्लास में एंट्री कर रहा हो उस समय और बाहर निकलते समय सब व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आप क्लास में एंट्री करें तो आधे पहले खड़े हो रहे हैं, आधे बाद में खड़े हो रहे हैं, है ना, कोई गाना गा रहा है कि गुड मॉर्निंग सर, पूरा गाना गा के बता रहा है, कोई चिल्ला के कह रहा है गुड मॉर्निंग, कोई धीरे कह रहा है गुड मॉर्निंग, ऐसा तो नहीं है। ये भी अव्यवस्था है। जब आप एंट्री करें तो सारे बच्चे एक साथ खड़े हों और एक सही सटीक स्वर में आपको गुड मॉर्निंग बोलें, है ना, ये भी तरीका आपको। और ऐसा तो नहीं कि आप क्लास से बाहर निकलें तो एकदम से क्लास में शोर होता हो, वो भी चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है ना। जब शिक्षक कक्षा में आता है तो उसे ये देखना चाहिए कि सब कुछ सही है, अगर कुछ गड़बड़ है तो उसे ठीक करना चाहिए, यदि नहीं है तो व्यवस्थित करना चाहिए। इस प्रकार टीचर एक क्लासरूम मैनेजर के रूप में काम करता है, ठीक है। तो टीचर सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं है, बल्कि वो कक्षा का प्रबंधक है, मैनेजर भी है। उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी होती है कि कक्षा में पढ़ाई के लिए एक अच्छा और अनुशासित वातावरण भी बना रहे। कैसा रहा ये क्वेश्चन बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संप्रेषण का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। संप्रेषण क्या है, कम्युनिकेशन क्या है भाई? संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है प्यारे दोस्तों। कैसे सर, ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है डियर फ्रेंड कि जैसे टीचर और इधर स्टूडेंट हैं, यदि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होगा, वार्तालाप अच्छी होगी, विचार विमर्श अच्छा होगा, तो आपका शिक्षण प्रभावी होगा, शिक्षा प्रगति करेगी, है ना, बच्चे प्रगति करेंगे। यदि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, वार्तालाप अच्छा नहीं है, डिस्कशन नहीं होता, डिबेट नहीं होती, विचार विमर्श नहीं होता, तर्क वितर्क नहीं होता, तो फिर आपकी कक्षा प्रभावी नहीं होगी, आपका शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। आई बात समझ में? तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। टीचर क्या कह रहा है, बालक उसको प्रॉपर समझे। ऐसा ना हो कि टीचर जो बोल रहा है बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है, या टीचर सामने बोल रहा है तो आगे की दो लाइनें सुन रही है, पीछे कोई सुन ही नहीं पा रहा, सर की आवाज ही नहीं आ रही, सर क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, स्पष्ट बोले और एक जो एवरेज आपका साउंड है उसमें बोले, बहुत चिल्ला के ना बोले, बहुत धीरे ना बोले, ये सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं। तो यहाँ पे संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। बिना संप्रेषण के शिक्षा और शिक्षण दोनों की ही कल्पना नहीं की जा सकती। क्या आप सोच सकते हैं कम्युनिकेशन के बिना, वार्तालाप के बिना क्या शिक्षा और शिक्षण, टीचिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। आपको बच्चों को बोल के समझाना है, पढ़ाना है, बोलना तो पड़ेगा, कम्युनिकेशन तो होगी ही होगी। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची शब्द है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है। कम्युनिस शब्द का मतलब होता है कॉमन या फिर सामान्य। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अतः कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य अवबोध के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करता है, यानी कि जिसमें बालक जो है वार्तालाप के माध्यम से या कक्षा में शिक्षक और बच्चों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से एक दूसरे के विचार विमर्श होते रहते हैं,
टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, बालक उसका आंसर दे रहा है, बालक को कोई डाउट है तो बालक प्रश्न पूछ रहा है और टीचर उसका आंसर दे रहा है। इस माध्यम से ये इसीलिए इसको संप्रेषण को शिक्षा की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। संप्रेषण प्रेषण करने की, विचार विनिमय करने की, संप्रेषण जो है प्रेषण करने की यानी अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने की, विचार विनिमय करने की, हम अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, विचार विनिमय करने की, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की, शिक्षक अपनी बात बच्चों तक पहुंचा रहा है, बच्चे अपनी बात टीचर तक पहुंचा रहे हैं, और दूसरी की बातें सुनने की, विचारों, अभिवृत्तियों, संवेदनाओं, सूचनाओं एवं ज्ञान के विनिमय करने की एक प्रक्रिया है। सोचो, बात ही ना हो, वार्तालाप ही ना हो तो हम कैसे दूसरे की बात सुन पाएंगे कि उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। ये भाषा के माध्यम से हम समझ पाते हैं, है ना। विचार दूसरे के अंदर है तो अपनी विचार को भाषा के माध्यम से ही बाहर लेकर के आता है। इसीलिए विचार और भाषा में बहुत गहरा संबंध है, जिसकी बात वाइगोत्स्की करते हैं, है ना। अपनी संवेदनाओं को, सूचनाओं को ज्ञान विनिमय करने की प्रक्रिया है क्या? कम्युनिकेशन, वार्तालाप, संप्रेषण। लुगिस एवं वीगल कहते हैं कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों और डिसीजंस के द्वारा लोगों के विचारों, मतों, अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। वार्तालाप के माध्यम से ही हम अपनी जानकारी या सूचना किसी को देते हैं, अपने निर्देश देते हैं, या डिसीजंस, हमारे क्या निर्णय हैं, हम दूसरों तक बताते भी हैं और खुद भी डिसीजंस लेते हैं, है ना। और लोगों के विचारों, मतों और अभिवृत्तियों में परिवर्तन भी लाया जाता है, किसके माध्यम से? अपनी बात रख करके। एडगर डेले के अकॉर्डिंग संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों और भावनाओं को परस्पर जानने और समझने की एक प्रक्रिया है। परिभाषाएं दोनों रट्टा मार लेना, याद ना हो तो, क्योंकि बहुत जरूरी है इनको याद करना। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्टली पूछा जाने वाले क्वेश्चन है ये। कहता है कि मध्याह्न भोजन योजना के क्या उद्देश्य हैं, जिसको मिड डे मील स्कीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं मिड डे मील स्कीम। ठीक है, अगर आप चाहें तो आंसर में अपना जहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द हैं, वर्ड्स हैं, वहाँ इंग्लिश भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिड डे मील स्कीम के क्या उद्देश्य है, आइए उसको समझते हैं। मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहले दोस्तों, ये जो मध्याह्न भोजन योजना है, इसका उद्देश्य सिर्फ बच्चों को खाना देना नहीं है कि हमने सिर्फ बच्चों को खाना खिला दिया, बल्कि इसके जरिए शिक्षा और समाज दोनों में सुधार लाना है। इसके मुख्य उद्देश्य आपके सामने। पहला उद्देश्य, बच्चों के प्राथमिक स्कूलों में नामांकन में वृद्धि करना, कि जो हमारे प्राथमिक स्कूल हैं, कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल हैं, वहाँ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले सकें, क्योंकि जो गरीब घर के बच्चे हैं, है ना, और ऐसे बच्चे हैं जिनको घर पे प्रॉपर भोजन नहीं मिल पाता, शिक्षा जो बढ़िया स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो सब यहाँ आएँ, प्राथमिक स्कूलों में आएँ, सरकारी स्कूलों में आएँ, शिक्षा भी मिल रही है, भोजन भी मिल रहा है, ठीक है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो इसके माध्यम से बच्चे स्कूल आएंगे। ठीक है, ये एक ऐसी योजना है जिस योजना से गरीब और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके पेरेंट्स अपने बालक को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे क्या होता है कि नामांकन में वृद्धि होती है। बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में रोके रखना और इस स्तर पर होने वाले अपव्यय को कम करना। प्राथमिक स्कूलों में रोके रखने का मतलब यह है कि पहले क्या होता था, बच्चे स्कूल जाते थे, फिर दोपहर में हाफ टाइम में वो घर भाग आते थे खाना खाने के बहाने से, या मतलब बहाना नहीं, सही में भाग आए। ठीक है, उनको भूख लगी है तो खाना खाने के लिए घर आ गए, वापस में स्कूल गए ही नहीं, उनका बस्ता कोई उनका दूसरा साथी घर लेकर के आ रहा है। इससे अपव्यय हो रहा था, शिक्षा में कमी आ रही थी, जिसको देखते हुए सरकार ने क्या किया, इस खाने की व्यवस्था स्कूल में ही कर दी कि अब बच्चे को घर जाना ही नहीं है, तो बच्चा स्कूल में सुबह आएगा आराम से और दोपहर में यहीं खाना खाएगा और अपनी पूरी पढ़ाई करके शाम को घर वापस जाएगा। इससे क्या था कि स्कूलों में बच्चे रुके रहे, और इस लेवल पर ये जो नुकसान हो रहा था कि बच्चे घर भाग जाते थे, वापस लौट कर नहीं आते थे, वो चीज़ यहाँ पे कम हो रही है। ठीक है, तो जब बच्चों को स्कूल में मुफ्त में और एक पौष्टिक भोजन मिल रहा है, रोज बदल बदल करके खाना मिल रहा है, तो वो स्कूल छोड़ने की बजाय अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं, इससे ड्रॉप आउट कम हो जाता है। ठीक है, उपस्थिति में सुधार लाना, बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति में वृद्धि करना कि बच्चे जो है
जब आपको पता है कि रोज़ खाना मिलने की वजह से बच्चे स्कूल आने में इंटरेस्ट भी लेने लगते हैं कि चलो घर पे, कई बार ऐसे गरीब घर के बच्चे होते हैं, उनको बेचारों को घर पे भोजन नहीं मिलता, तो वो स्कूल में ही जा रहे हैं, चलो वहीं पढ़ेंगे भी, खाना भी वहीं भरपेट खाना मिलेगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो अटेंडेंस है वो भी बेहतर होती है। बच्चों को पौष्टिक आहार के द्वारा स्वास्थ्य लाभ पहुँचाना, है ना। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को पौष्टिक खाना दिया जाता है जिससे उनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो, है ना, और वो बेचारे जो कुपोषण होता है उससे बचें। बच्चों की एक स्थान पर एक साथ भोजन व्यवस्था करके उनमें जाति भेद कम करना और उनके बीच भ्रातृत्व भाव पैदा करना। कहने का मतलब है कि विद्यालय में तो हर अलग अलग जाति धर्म समुदाय के बच्चे आते हैं, ठीक है। अब वो सब एक जगह भोजन करें, एक साथ भोजन करें, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, मुस्लिम का बच्चा हो, सिख का बच्चा हो या किसी भी जाति धर्म से आया हो। जब वो सारे बच्चे एक साथ एक लाइन में बैठ करके भोजन कर रहे हैं तो उनके अंदर जो एक दूसरी जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, समुदाय को लेकर के जो भेदभाव है वो कम हो जाएगा। जात पात का भेदभाव यहाँ पे कम होगा। जब सभी जाति वर्ग समुदाय के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो जात पात का भेदभाव कम होता है और उनके बीच भ्रातृत्व भाईचारे की भावना बढ़ती है, सहयोग की भावना बढ़ती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है, ठीक है। तो ये सारे उद्देश्य हैं मध्याह्न भोजन योजना के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने टोटल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आप हमारा ये कंटेंट ले लेते हैं, 2 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने, दोनों सब्जेक्ट की अगर आप नोट्स हमसे ले लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके बहुत बेहतर मार्क्स आप लेकर के आएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन हमने इसमें दिया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ क्या है? शैक्षिक प्रशासन का मतलब क्या है? अगर मैं शैक्षिक प्रशासन की आपको पहले परिभाषा थोड़ी सी बता दूं तो देखिए, शैक्षिक प्रशासन का मतलब होता है स्कूल, कॉलेज या कोई भी शैक्षिक संस्था है, उसमें पढ़ाई हो या अन्य एक्टिविटीज़ हो, उनको सही तरीके से और प्रभावशाली ढंग से अगर चलाया जा रहा है तो वो शैक्षिक प्रशासन कहलाएगा। ये एक ऐसा सेवा कार्य होता है शैक्षिक प्रशासन जो शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये जो शैक्षिक प्रशासन है, आपको लग रहा होगा कि ये नियम कानून बनाता होगा। जी हाँ, यहाँ पे शैक्षिक प्रशासन का काम सिर्फ नियम बनाना नहीं होता, बल्कि ये देखना भी होता है कि टीचर, बालक या जो वहाँ पे संसाधन हैं, जो योजनाएं हैं, वो मिल करके शिक्षा को सफल बनाने में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको एक इसका हिंट दे दिया आपको। अब आइए इसके प्रॉपर आंसर देखते हैं। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, शैक्षिक प्रशासन 2 शब्दों से मिलकर के बना है। शिक्षा और प्रशासन 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से सब 2 शब्द? एक है शिक्षा, दूसरा है प्रशासन। इनसे मिलकर के बना है। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। एजुकेशन किससे बना है? एडुकेटम से बना है, और एडुकेटम जो है वह लैटिन भाषा का शब्द है। यह एडुकेटम शब्द ई और डूको शब्द के योग से बना है। समझिए, एजुकेशन बना है एडुकेटम से, जो कि है लैटिन भाषा का शब्द। फिर एडुकेटम बना है 2 शब्दों से मिलकर, ई और डूको से, ठीक है। अब यहाँ पे ई का मतलब क्या है? यहाँ ई का मतलब है अंदर से, अंदर से। ई का मतलब क्या है? अंदर से। और डूको का मतलब है बाहर की ओर, यानी अंदर से बाहर की ओर लाना, या आगे बढ़ना, या फिर अग्रसर करना, ठीक है। यहाँ पे शिक्षा का मतलब क्या हो गया सर? यहाँ पे एजुकेशन का मतलब हो गया बच्चे के अंदर की जो योग्यताएं हैं, जो शक्तियां हैं, उनको बाहर लाना और उनका डेवलप करना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। इस प्रकार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर निकालना। बालक के अंदर जो योग्यता है, जो क्षमता है, जो पावर है, उसको बाहर लाया जाए और उसको डेवलप किया जाए, उसको विकसित किया जाए। प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है प्रबंध करना, सेवा करना या फिर निर्देशन देना।
एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन का शाब्दिक अर्थ हुआ दूसरों की सेवा करना, या जो अपने अधीन लोग हैं उनकी सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की एक कला होती है। ठीक है, अगर मैं आपको समझाऊं प्रशासन, तो प्रशासन का मतलब होता है किसी काम को संगठित ढंग से चलाना, मिलजुल करके काम करना, सेवा करना, या फिर एक सही डायरेक्शन देना। इस तरह जब शिक्षा और प्रशासन को जोड़ा जाता है तो इसका मतलब होता है शिक्षा से जुड़े कार्यों को अच्छी योजना देना, अच्छी व्यवस्था देना और सेवा के साथ चलाना शैक्षिक प्रशासन बन जाता है। इतनी बात क्लियर। शिक्षा और प्रशासन का संबंध मुख्यतः शिक्षा एवं प्रक्रिया से ही होता है। अभी मैंने पीछे बताया कि जहां शिक्षा और प्रशासन शब्द जुड़ जाते हैं, इसका मतलब है कि शिक्षा से जुड़े जो भी काम है, जो अच्छी प्लानिंग है, व्यवस्था है, उसको सही ढंग से चलाना ही शैक्षिक प्रशासन कहलाता है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अतः शिक्षा के क्षेत्र में संगठन जिस ढांचे को खड़ा करता है, शैक्षिक प्रशासन उसे क्रियान्वित करने में सहायता देता है। क्रियान्वित का मतलब होता है उसे उस पर काम करता है, उसको व्यवहार में लेकर के आता है ना, जिससे अधिक से अधिक शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। अब यहाँ पे फॉक्स, विश और रफनर की एक परिभाषा है। कहते हैं कि शिक्षा प्रशासन एक सेवा कार्य है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावशाली ढंग से हो पाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे शब्दों में हमने इसको लिखा है। देखिए, कहता है कि प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका का उल्लेख कीजिए। प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका है? ठीक है, संसार में गिने चुने ही व्यक्ति हैं जिनके उत्तरदायित्व और काम प्राचार्य से अधिक हो। कह रहा है कि संसार में बहुत गिने चुने लोग हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसके उत्तरदायित्व एक प्रिंसिपल से, प्राचार्य से ज़्यादा हो। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, यानी कि प्रिंसिपल के ऊपर, प्राचार्य के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, यह कथन सत्य है कि राष्ट्र का निर्माण न तो विधानसभा और संसद, न ही किसी कारखाने और उद्योग में होता है, जबकि राष्ट्र के भाग्य और राष्ट्र का निर्माण विद्यालय की कक्षा में होता है। क्या बात लिखी है, कहता है राष्ट्र का निर्माण, देश का निर्माण किसी विधानसभा में नहीं होता, संसद में नहीं होता, किसी कारखाने या उद्योग में नहीं होता। अरे राष्ट्र के भाग्य और राष्ट्र का निर्माण तो विद्यालय की कक्षा में हो रहा होता है, जहां कल के भविष्य बैठे हैं। भावी समाज का निर्माण विद्यालय में होता है। जो बच्चे आज उस कमरे में बैठे हैं वही कल देश का नाम रोशन करेंगे, है ना। तो भावी जो आने वाला समाज है उसका निर्माण विद्यालय में हो रहा है, जबकि समाज और राष्ट्र प्राचार्य के उत्तरदायित्व कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। समाज और राष्ट्र जो हैं, यहाँ पे प्राचार्य, इसके प्रति प्राचार्य के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आज इस प्राचार्य के अंतर्गत वो बालक हैं जो कल समाज और राष्ट्र को बनाएंगे। ठीक है, यह स्वाभाविक है कि प्राचार्य अपने काम से राष्ट्र का निर्माण करता है। प्राचार्य का प्रथम कर्तव्य शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, कि शिक्षा से संबंधित जो भी उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, बच्चों के लिए अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, उनके लिए सही सिलेबस चुना जाए, सही सब्जेक्ट के लिए सही टीचर चुना जाए और सही टीचर को भी सही टीचिंग मेथड चुनना चाहिए। सही सब्जेक्ट के लिए सही टीचिंग मेथड भी जरूरी है। ठीक है, समाज और राष्ट्र के द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों को प्राप्त करना है। समाज जो अपेक्षा कर रहा है आने वाले समय में बच्चों से, वो बच्चे समाज को दे पाए। जैसे आज का समाज क्या चाह रहा है बच्चों से? आज का समाज चाह रहा है आने वाले समय में बच्चा बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत टैलेंटेड हो, क्योंकि एआई का जमाना आने वाला है। जो बच्चा नॉर्मल रह जाएगा, जो नॉर्मल पढ़ाई करेगा, उस बच्चे का कोई भविष्य नहीं होगा। बच्चा वही आगे बढ़ पाएगा आने वाले समय में जो बहुत ब्रिलियंट होगा, टैलेंटेड बच्चा होगा, जिसके गार्जियन, पेरेंट्स आज से, अभी से उस बच्चे पर ध्यान देंगे,
फोकस करेंगे कि मैं कैसे इस बच्चे को प्रिपेयर करूं, कैसे इस बच्चे को तैयार करूं कि आने वाले समय में जो बहुत तगड़ा कंपटीशन है, जहां एक से एक ब्रिलियंट बच्चा है, उसके बीच कैसे ये मेरा बालक अपनी पहचान बना पाए। तो वो आज समाज अपेक्षा कर रहा है और विद्यालय को क्या चाहिए कि उस बालक को उसी लेवल पर उस समाज के प्रति खरा उतारे। तो समाज और राष्ट्र के द्वारा जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करना है, आदर्शों का अनुसरण करना है और मानकों का अनुपालन करना है, जिससे अपेक्षित समाज को, जो समाज आज बच्चे से अपेक्षा करके बैठा है, वो तैयार कर सके। प्राचार्य विद्यालय की शिक्षा को नेतृत्व प्रदान करता है। प्राचार्य निम्नलिखित काम को करके अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। जैसे मुख्य कार्य 5 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नियोजन करना, प्लानिंग करना। अब इन कार्यों में पहला है नियोजन वर्क, जिसके यानी कि प्लानिंग फंक्शन। प्लानिंग फंक्शन का मतलब होता है, इसका मतलब है कि भविष्य के लिए योजना बनाना। प्राचार्य तय करता है कि स्कूल में क्या क्या काम कब और कैसे होंगे, साल भर की पढ़ाई कैसे होनी है, परीक्षाएं कितने महीने के गैप पे होनी है, जैसे तिमाही परीक्षा, छिमाही परीक्षा और ईयरली एग्जाम होता है, वो परीक्षाएं कब होनी है, कैसे होनी है, छुट्टियां कब होनी है, कौन सा कार्यक्रम कब रखना है, टीचर्स की जिम्मेदारियां क्या हैं, जो संसाधन है यानी कि जो पुस्तकें हो गई, खेल का सामान हो गया, उनकी व्यवस्था कैसे होनी है ना। पूरे साल का एक पाठ्यक्रम तैयार करना, टाइम टेबल तय करना, ये सारे नियोजन वर्ग में आ जाता है। प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए, इसका मतलब है स्कूल की व्यवस्था को सही ढंग से चलाना, स्कूल में नियमों का पालन हो, टीचर्स या जो बाकी चपरासी वगैरह जो कर्मचारी हैं और छात्र हैं, उनके कामों की निगरानी करना भी तो प्राचार्य का काम है। और सही रिपोर्ट तैयार करवाई जाए, उसको जहां भेजना है भेजा जाए, स्कूल के सभी जो भी कागज हैं, दस्तावेज हैं, उनको ठीक रखा जाए, है ना। टीचर्स की जो अटेंडेंस रजिस्टर उसको देखना और जो टीचर्स बच्चों की अटेंडेंस लेते हैं वो सारा देखना, ये सारा एडमिनिस्ट्रिंग फंक्शंस के अंतर्गत आता है। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस, व्यवस्था कार्य, इसका मतलब होता है कि हर चीज को अच्छे से व्यवस्थित करना, स्कूल के सभी काम को सही तरीके से बांटना, यानी कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए उसको वो काम दिया जाए। जैसे फीस जमा कौन करेगा, है ना, और सभी के टीचर्स की सैलरी की रिपोर्ट कौन तैयार करेगा, है ना, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया पढ़ाता है, समय का सही उपयोग कैसे हो, जो मटेरियल जो संसाधन है उनका सही उपयोग कैसे हो, है ना, टीचर्स को, कर्मचारियों को उनकी योग्यता के हिसाब से काम दिया जाए, ये सारे काम। पर्यवेक्षण और निर्देशन कार्य, सुपरवाइजिंग और डायरेक्टिंग फंक्शंस, यानी कि इसका मतलब है कि देख रेख करना, सही डायरेक्शन देना। प्राचार्य देखता है कि सभी टीचर्स और कर्मचारी अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर उनको मार्गदर्शन भी देता है प्राचार्य। और जो बालक हैं उनकी एक्टिविटीज़ पर भी प्राचार्य नज़र रखता है ना। कक्षा में जाकर के ये भी देखता है कि टीचर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, और जो टीचर पढ़ा रहा है किस सब्जेक्ट को किस टीचिंग मेथड से, किस टीचिंग टेक्निक से पढ़ा रहा है, ये सारी चीज़ें देखना। मूल्यांकन एवं नियंत्रण कार्य, इवेल्युएटिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन, ये क्या होता है कि जो भी काम किया गया है उसकी जांच की जाए और उसमें सुधार किया जाए। स्कूल में जो योजनाएं बनाई गई थी वो कितनी सफल रही, कितनी सक्सेस हो पाई, इसका मूल्यांकन करना। अगर कोई कमी है तो उसे सुधारा जाए, और ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। ठीक है, तो प्राचार्य केवल स्कूल का प्रमुख नहीं होता, वो एक नेता है, एक मार्गदर्शक है, एक प्रबंधक भी होता है। ठीक है, और ये जो काम इसमें दिए गए हैं इनके माध्यम से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करता है और स्कूल का समग्र विकास हो सके इसके लिए वो तत्पर बना रहता है, लगा रहता है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कवर किया। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है विद्यालय समय तालिका, आपके सभी स्कूल में एक टाइम टेबल होता है, एक टाइम टेबल होता है कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा और किस पीरियड में पढ़ाएगा, है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्या पढ़ाया जाएगा, फ्राइडे और थर्सडे फ्राइडे क्या पढ़ाया जाएगा, सैटरडे को क्या एक्टिविटीज़ होनी है, वो सारा तय होता है इस टाइम टेबल के माध्यम से। समय तालिका का निर्माण इसलिए किया जाता है कि सभी टीचर्स अपनी भूमिकाएं, अपना रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वहन कर सकें। सबको अपना रोल पता हो, है ना, कि बाबू को अपना रोल पता है और जो पीटी टीचर होता है उसको अपना रोल पता है, ठीक है, लाइब्रेरियन को अपना रोल पता है, तो सबको अपनी अपनी भूमिकाएं पता हो।
समय तालिका में शिक्षक की प्रमुख भूमिका इस प्रकार होती है। क्या होता है? देखिए, शिक्षक को किन पाठ्यक्रमों को पढ़ाना है और किन कक्षाओं को पढ़ाना है, इन्हें भी टीचर अपनी डायरी में लिख लेता है, क्योंकि उसको बता दिया जाता है कि भैया आपके ये सब्जेक्ट्स रहेंगे, इस पीरियड में इस क्लास में जाकर के ये सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे। वो उनको अपनी डायरी में लिख लेता है। यह प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य हो जाता है कि समय तालिका के अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। जो टाइम टेबल दिया गया है, जो भी उनका रोल दिया गया है, वो अपने रोल को निभाएं। समय तालिका से टीचर अपने कार्यभार का भी आकलन कर लेता है कि मेरे ऊपर कितना वर्कलोड है, क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। उसे पता होता है कि 3 महीने के गैप पे एग्ज़ाम होना है, मुझे 8 चैप्टर ख़त्म करने हैं, कैसे ख़त्म करने हैं, ये सारी चीज़ें वो समझ लेता है। टीचर को ये भी देखना होता है कि व्यक्ति कालांश में यानी कि पीरियड में कोई व्यवस्था तो नहीं है जो उस घंटे में करानी। ऐसा तो नहीं है कि मेरे इस पीरियड में कोई एक्टिविटीज़ हो जो मुझे करानी हो। ये सब चीज़ें उसको पहले से तय हो जाती हैं टाइम टेबल के माध्यम से। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, और इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही चुना हुआ क्वेश्चन। कहता है विद्यालय और समाज के बीच क्या संबंध है, अपने शब्दों में समझाइए। बहुत बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालय और समाज के बीच क्या संबंध है, अपने शब्दों में समझाइए। देखिए, जब आप हमारी क्लासेस, सभी क्लासेस अटेंड कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस की क्लासेस हम लेकर के आएंगे, तो फिर आप केवल हमारी क्लासेस, हमारी वीडियोज़ देख करके एग्ज़ाम देने चले जाइएगा। स्टाम्प पेपर पर लिख कर देते हैं कि बहुत बढ़िया मार्क्स गेन करेंगे आप और बहुत बढ़िया से लिख भी पाएंगे। विद्यालय और समाज, इनका बहुत गहरा संबंध है। विद्यालय और समाज का आपस में गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। समाज स्वयं को जीवित रखने के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करता है ना। समाज चाहता है, समाज स्वयं को जीवित रखने के लिए, मतलब समाज चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे इंसान बने, इसलिए वो शिक्षा की व्यवस्था करता है और विद्यालयों की स्थापना करता है। और विद्यालय समाज की मांगों को पूरा करके स्थिरता प्राप्त करता है। भाई, जहाँ समाज चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे इंसान बने, पढ़ लिख करके बढ़िया इंसान बने, इसलिए वो शिक्षा की व्यवस्था करता है, विद्यालयों की स्थापना करता है। वहीं विद्यालय समाज की ज़रूरतों को समझकर बच्चों को उसी के अनुसार शिक्षित भी करता है ताकि वो अच्छे नागरिक बन सके। आई बात समझ में? विद्यालय समाज की संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करते हैं। विद्यालय क्या करते हैं कि समाज की संस्कृति, परंपराएं, मूल्य या जो भी सोच है, जो आदर्श हैं, उनको अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। जो आज हमारे बच्चे जानते हैं या जो हमारी सभ्यता संस्कृति हमारे बच्चों के अंदर है, वो अगली पीढ़ी तक पहुंचे, ये विद्यालय बच्चों के अंदर बनाए रखने का काम करता है ना। तो दूसरी बात, समाज को स्थिर तरीके से और मजबूत बनाए रखने में भी विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, अगर समाज चाहता है कि बच्चे ईमानदार और जिम्मेदार बने, तो विद्यालय उन्हें वैसी ही शिक्षा और एटमॉस्फेयर देने का काम करता है। विद्यालय के माध्यम से समाज आधारभूत सामाजिक स्थायित्व प्राप्त करता है और अपने परंपराएं, मूल्य, विश्वास, अभिवृत्तियां और अपेक्षाओं का रखरखाव और उन्हें सुरक्षित रखता है। विद्यालय और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। समाज बिना विद्यालय के अपने मूल्यों को आगे नहीं बढ़ा सकता और विद्यालय बिना समाज के बच्चों को सही दिशा भी नहीं दे सकता। दोनों आपस में गहरा संबंध है। संगठन से आप क्या समझते हैं, देखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लास्ट में आप ये जरूर बताएंगे क्लास कैसी रही। संगठन से आपका क्या मतलब है? देखिए, संगठन से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जो प्रशासन द्वारा भौतिक और मानवीय साधनों को जुटाने के लिए की जाती है। संगठन का मतलब होता है कि जो भी लोग हैं या जो चीज़ें हैं, उनको इस तरह से एक साथ जोड़ा जाए, इस तरह से व्यवस्थित किया जाए जिससे कोई काम आसानी से और सही तरीके से पूरा हो सके। अब यहाँ पे कह रहा है कि भौतिक मतलब अगर विद्यालय की बात करें तो उसमें भौतिक संसाधन हो गए, जैसे आपकी स्कूल बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, चाक बोर्ड, कॉपी, किताबें, ये सब भौतिक संसाधन है। मानवीय संसाधन, टीचर्स, चपरासी और जो आपके और भी स्कूल में जो भी
क्या होते हैं, प्राचार्य हो गए, प्रिंसिपल हो गए, ये सब लोग मानवीय संसाधन हो गए, इनको जुटाने के लिए ये व्यवस्था की जाती है। संगठन प्रशासन का द्वितीय आधारभूत कार्य है। ठीक है, अगर मैं बात करूं शिक्षा के क्षेत्र में संगठन का मतलब होता है टीचर्स, स्टूडेंट्स और जो भी मटेरियल है, जैसे पुस्तकें हो गई, आपकी बिल्डिंग हो गई, लैब हो गई, लाइब्रेरी हो गई, इनको अच्छी व्यवस्था में लाना ताकि शिक्षा का जो भी उद्देश्य है वो पूरा हो सके। ठीक है, यह काम दो रूपों में किया जाता है, एक तो मानवीय संगठन, दूसरा भौतिक संगठन। ठीक है, अब पहला है मानवीय। मानवीय संगठन में शिक्षक, कर्मचारीगण, शिक्षा समितियां, छात्रगण और अन्य संबंधित मानवीय तत्व सम्मिलित रहते हैं। भाई मानवीय संगठन जो हमारा है, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें वो लोग आते हैं जो स्कूल से जुड़े होते हैं, जैसे टीचर्स, बालक, कर्मचारी, शिक्षा समितियां, है ना, और जो अन्य लोग जो शिक्षा कार्य में सहायता कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है भौतिक संगठन यानी कि फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान और अन्य शैक्षिक सहायक सामग्री सम्मिलित होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। अब आगे बढ़ेंगे। संगठन इन दोनों तत्वों में, संगठन इन दोनों तत्वों में, चाहे वो भौतिक संगठन हो या मानवीय संगठन हो, ठीक है, सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, संगठन इन दोनों को, लोगों को और संसाधनों को मिला करके एक कोऑर्डिनेशन तैयार करता है, जिससे और इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उद्देश्य प्राप्ति में कोई असुविधा ना आए, यानी कि काम में कोई बाधा ना आए, है ना। यह व्यवस्था औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में संभव है। तो संगठन लोगों को, संसाधनों को मिला करके एक सामंजस्य कोऑर्डिनेशन तैयार करता है, जिससे काम में कोई बाधा ना आए, सभी लोग अपने अपने काम सही से करें और स्कूल अपने जो भी शैक्षिक लक्ष्य हैं उनको आसानी से पूरा कर पाए। ठीक है, अब मैकफार्लैंड कहते हैं कि मनुष्यों का एक पहचान समूह जो अपने प्रयत्नों को उद्देश्य प्राप्ति में लगाता है संगठन कहलाता है। यानी कि संगठन लोगों का एक ऐसा समूह है जो मिलकर किसी उद्देश्य को पाने के लिए काम करता है। डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी के अकॉर्डिंग संगठन काम करने की मशीन है। संगठन काम करने की मशीन है, इसका मुख्य उद्देश्य व्यवस्था करने से संबंधित है ताकि समग्र कार्यक्रम का संचालन किया जा सके। मतलब संगठन एक ऐसा साधन है जिससे काम को अच्छी तरह से करने के लिए व्यवस्था की जाती है। तो इस तरीके से आपने संगठन को पढ़ा। और अगर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में, तो देखिए संगठन का मुख्य काम है जो भी लोग हैं, जो हमारे मानवीय संसाधन हैं और जो चीज़ें हैं, संसाधन हैं, उनको मिलाकर के शिक्षा के काम को सफल बनाना। बिना अच्छे संगठन के कोई भी स्कूल या संस्था ठीक से नहीं चल सकती है। आई बात समझ में? तो प्यारे दोस्तों, ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन और क्लास थी ये पहली। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोट्स लेने में देरी ना करें, फटाफट नोट्स लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। समय बहुत कम है, दिसंबर में एग्जाम होना है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, समय बहुत कम बचा है। ठीक है, नोट्स के लिए नंबर है 9628182649। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।